पिछले दिनों एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली में लिविंग में रह रहे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बड़ी ही बेरहमी से पहले जान ले ली और फिर उसकी लाश को 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और फिर उन टुकड़ों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। यह ऐसी कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि 2010 में एक ऐसी ही या कहें इससे भी भयानक और हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। फर्क बस इतना था कि आज लाश के 35 टुकड़े किए गए थे, तब 72 टुकड़े किए गए थे। दुनिया इस घटना को अनुपमा गुलाटी दीप फ्रीजर हत्याकांड के नाम से जानती है। तो आखिरकार 2010 में किसने किसके और क्यों 72 टुकड़े कर दिए थे और इस पूरे राज से कब और कैसे पर्दा उठा था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आगे इस दी जिंदगी की वजह और पूरी कहानी आपको हिलाकर रख देगी। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली पुलिस ने आफताब श्रद्धा केस और 2010 में घटित इसी अनुपमा गुलाटी दीप फ्रीजर केस के आपसी कनेक्शन के बारे में जो खुलासा किया है, उसे सुनकर आप और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाएंगे। तो आखिर इन दोनों केस में क्या कनेक्शन है वो भी जानेंगे आगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी। राजेश गुलाटी का जन्म देहरादून में हुआ था। राजेश की शुरुआती पढ़ाई देहरादून में हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए राजेश गुलाटी दिल्ली जाते हैं और वह यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजेश कंप्यूटर साइंस में एमएससी की डिग्री हासिल करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही राजेश गुलाटी की मुलाकात अनुपमा से होती है। अनुपमा दिल्ली की ही रहने वाली थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती समय के साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली जाती है, जो आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। शुरुआती कुछ साल तक तो ये दोनों परिवार वालों की नजरों से बचकर मिलते हैं, मगर बाद में राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी शादी करने का फैसला करते हैं और इस बारे में दोनों अपने अपने परिवार वालों को भी बताते हैं। इस रिश्ते के लिए अनुपमा के परिवार वाले भी मान जाते हैं। राजेश के परिवार वाले भी इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और फिर 1999 में इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद राजेश और तरक्की करते हैं और अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने के लिए वह अमेरिका चला जाता है। अनुपमा भी राजेश के साथ ही अमेरिका चली जाती है। अब तक इन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। ये दोनों अपनी मर्जी के हिसाब से खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। अमेरिका पहुंचकर भी कुछ महीनों तक सब कुछ काफी अच्छा चलता है। राजेश को महीना में लाखों रुपए सैलरी के तौर पर मिल रहे थे। राजेश ने अमेरिका में अपना एक खुद का घर भी खरीद लिया था। मगर जैसे जैसे समय बीतता है, इनकी जिंदगी में ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं। दरअसल अमेरिका आने के बाद राजेश तो रोजाना जॉब पर चला जाता था, मगर अनुपमा अकेले घर में रह जाती थी और अकेले बोर होने लगती थी। इस कारण एक दिन अनुपमा राजेश से कहती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूं, तुम मेरे लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ दो। इस पर राजेश अनुपमा को बताता है कि हमारी वीजा शर्तों के अनुसार तुम यहां नौकरी नहीं कर सकती हो। यह जानने के बाद कुछ महीने तो अनुपमा खामोश रहती है, मगर एक समय बाद फिर से वह नौकरी दिलवाने के लिए राजेश पर दबाव बनाने लगती है। इस दबाव के चलते धीरे धीरे अनुपमा और राजेश के रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है। इस दौरान इन लोगों की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी आते हैं और ऐसा लगने लगता है कि शायद रिश्ता यही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर 2005 के आसपास राजेश और अनुपमा जिंदगी में चल रही सभी गलत फहमियों और शिकवा शिकायतों को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। दरअसल इनके घर अब तक किलकारी नहीं गूंजी थी, इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि शायद घर में बच्चे आ जाएंगे तो रिश्ते सुधार सकते हैं। इसी के साथ साल 2006 में अनुपमा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। घर में एक साथ एक बेटी
और एक बेटे ने जन्म लिया था। राजेश और अनुपमा का यह फैसला काफी हद तक सही साबित होता है और अगले कुछ महीनों तक इन दोनों की जिंदगी बड़े आराम से खुशी खुशी गुजरती है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि 2007 से 8 के आसपास ये वो समय था जब अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हो चुकी थी और बड़े पैमाने पर लोगों की जॉब छिन रही थी। इस मंदी के दौर में कुछ महीनों तक तो राजेश अपनी जॉब बचाने में कामयाब रहता है, मगर एक समय ऐसा आता है जब राजेश की नौकरी भी चली जाती है। नौकरी जाने के बाद अब तक की सेविंग से तो ये लोग कुछ महीने वहां गुजर लेते हैं, मगर बिताते समय के साथ इनकी हालत खराब होने लगती है और अंततः इन्हें अमेरिका का अपना घर भी बेचना पड़ता है। वहां का घर बेचकर यह फिर से परिवार के साथ भारत आ जाते हैं। राजेश कुछ महीने तक तो देहरादून में अपने माता पिता के घर पर रहता है, मगर एक समय बाद वह देहरादून में ही गोविंदगढ़ नाम की जगह पर एक किराए का फ्लैट ले लेता है और अपने बीवी बच्चों के साथ वहां रहने लगता है। साथ ही राजेश नौकरी की तलाश में भी लग जाता है। कुछ कोशिशों के बाद कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर नौकरी मिल जाती है। पत्नी को देहरादून में ही छोड़कर राजेश कोलकाता में आकर जॉब करने लगता है। जॉब की वजह से राजेश अब बहुत कम कोलकाता से देहरादून आता था, वहीं अनुपमा देहरादून में ही बच्चों के साथ रहा करती थी। ये दोनों साथ ज्यादा नहीं रहा करते थे। उसके बावजूद एक बार फिर से इन रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच हालात इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि इन दोनों की लड़ाई फैमिली कोर्ट तक चली जाती है। कई महीनों की सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट फैसला सुनाती है कि राजेश हर महीने खर्च के लिए अनुपमा को देंगे। दोनों इस फैसले पर सहमति जताते हैं। मोटे झगड़ों के बीच इन दोनों की जिंदगी चलती रहती है और साल आ जाता है 2010। वैसे तो अनुपमा ज्यादातर अकेली ही रहती थी, क्योंकि राजेश जॉब के सिलसिले में कोलकाता में रहता था, लेकिन फोन और ईमेल के जरिए अनुपमा और राजेश की बातें होती रहती थीं। इसके अलावा अनुपमा अपने माता पिता से भी फोन पर बात किया करती थी। यह 2010 के अक्टूबर-नवंबर की बात है। राजेश कुछ समय से घर पर ही रह रहा था, इस कारण अनुपमा की बातचीत अपने माता पिता से कम होने लगती है। अक्टूबर-नवंबर महीने में तो ऐसा होता है कि अनुपमा अब फोन पर अपने माता पिता से, यहां तक कि सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करना बिल्कुल छोड़ देती है। हालांकि अनुपमा ईमेल के जरिए जरूर अपने भाई और कुछ करीबियों से बात किया करती थी, जिसके जरिए अनुपमा के हालचाल का पता उसके घर वालों को लगता रहता था। अनुपमा का जो पर्सनल मोबाइल फोन था, वह भी 15 अक्टूबर के बाद स्विच ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ जब अनुपमा के माता पिता या भाई राजेश के मोबाइल पर फोन करने के बाद अनुपमा से बात करवाने को कहते थे, तो अक्सर यही जवाब मिलता था कि अनुपमा कहीं बाहर गई हुई है या फिर बिजी है, समय मिलने पर वो आपसे बात कर लेगी। अब दिसंबर का महीना आ चुका था। बाइट 2 महीनों में अनुपमा से किसी ने भी फोन पर बात नहीं की थी। हालांकि इस दौरान ईमेल के जरिए जरूर अनुपमा कुछ लोगों के संपर्क में बनी हुई थी। ईमेल के जरिए अनुपमा अपने जानने वालों को मोबाइल के स्विच ऑफ रखने के बारे में भी बताती थी। इसी बीच जब अनुपमा से 2 महीने से ज्यादा समय तक किसी का कोई संपर्क नहीं हुआ, तो अनुपमा के परिवार वालों को कुछ शक होने लगता है। आखिरकार 9 दिसंबर 2010 को अनुपमा के माता पिता राजेश के घर आते हैं और अनुपमा के बारे में पूछताछ करते हैं। राजेश उन्हें यह बताते हुए साफ इनकार कर देता है कि अनुपमा घर पर नहीं है और वह किसी काम से कहीं बाहर गई हुई है। इसके बाद अनुपमा के परिवार वाले पुलिस में रिपोर्ट करते हैं और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में सबसे पहले राजेश से पूछताछ की जाती है और वह यही कहता है कि अनुपमा घर में नहीं है। जांच के दौरान जब पुलिस ने राजेश के घर की तलाशी ली, तो पुलिस को अनुपमा की लाश का कुछ हिस्सा मिलता है। जांच में यह भी सामने आता है कि राजेश ने अनुपमा के शरीर के 72 टुकड़े कर दिए थे और उन टुकड़ों को घर में अलग अलग जगहों पर छुपा दिया था। शव के कई टुकड़े फ्रिज में थे, कई टुकड़े घर में यहां वहां अलग अलग जगहों पर थे। बेशक यह एक भयानक घटना थी,
लेकिन राजेश के लिए यह काम करना भी काफी मुश्किल था। दरअसल राजेश ने अनुपमा की हत्या करने के बाद फ्रिज में शव के टुकड़े किए थे और उन टुकड़ों को छोटे छोटे बैग में रखकर उन बैगों को गली में फेंक दिया था। पुलिस ने जब राजेश को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अनुपमा को क्यों मारा। उसका कहना था कि अगले महीने से मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा और मैं बच्चों का पालन कैसे करूंगा, इसलिए मुझे अनुपमा को मारकर उसे खत्म करना पड़ा। राजेश को इस जघन्य हत्याकांड के लिए उम्र भर की सजा सुनाई गई और उसे जेल में डाल दिया गया। यह घटना पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।